हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है कि आप सभी के सभी स्वस्थ होंगे और बायोलॉजी का तैयारी भी आपका बेहतर ढंग से हो रहा होगा। हम आपके बेहतर भविष्य के लिए लगातार लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था लिंकेज के बारे में और हमने आपको कहा था कि लिंकेज का एक और टॉपिक होगा, एक और पार्ट होगा जिसे हम लोग सेक्स लिंकेज के नाम से जानते हैं। आज हम लोग सेक्स लिंकेज के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये बायोलॉजी का ज्ञान पहुंच सके और उनके लिए भी बायोलॉजी अब आसान हो जाए। अगर आप पहले से ही पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं सेक्स लिंकेज के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं लिंग सहलग्नता। क्या कहते हैं हिंदी में? लिंग सहलग्नता। इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, सीधे बात करते हैं, स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये सेक्स लिंकेज होता क्या है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ऑटोसोम दो तरह का है। एक का नाम आपने सुना होगा, क्रोमोसोम दो तरह का है। एक का नाम ऑटोसोम और दूसरे का नाम है सेक्स क्रोमोसोम। एक का नाम क्या है? ऑटोसोम और दूसरे का नाम क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं वो सेक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन के बारे में बात करेंगे। संलग्नता शब्द का मतलब पता ही है, लक्षणों की सम्मिलित वंशागति। अगर लक्षण की सम्मिलित वंशागति हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि लक्षण को डिसाइड करने वाला जो जीन है उसकी भी वंशागति सम्मिलित रूप से हो रही होगी, तभी तो लक्षण सम्मिलित रूप से वंशागत हो रहा। ठीक है, क्योंकि लक्षण को कंट्रोल कौन करता है? जीन। ठीक है, और अगर लक्षण सम्मिलित रूप से वंशागत हो रहा है, इसका मतलब जीन भी सम्मिलित रूप से होगा। अब ये जीन गुणसूत्र पर होता है, हमने आपको कल भी बताया था। और गुणसूत्र कितने तरह के हैं? दो तरह के। एक है ऑटोसोम और दूसरा क्या है? सेक्स क्रोमोसोम, या सेक्स क्रोमोसोम का दूसरा नाम भी होता है एलोसोम। एलोसोम से अभी हमको मतलब नहीं है, मतलब है सेक्स क्रोमोसोम से। अब देखिए, जब सहलग्न जीन उपस्थित हो सेक्स क्रोमोसोम पर तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्स लिंकेज। जब सहलग्न जीन कहाँ उपस्थित हो? सेक्स क्रोमोसोम पर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्स लिंकेज। आपके मन में एगो सवाल आ सकता है कि सर आपने सेक्स क्रोमोसोम से लिंकेज यानी की तो बात किया है, लेकिन ऑटोसोम से संबंधित बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो देखिए ऑटोसोम जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों में एक जैसा होता है। ठीक है, जितना या जो ऑटोसोम मेल में है वही फीमेल में भी है, दोनों में एक जैसा होता है। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम जो है ये मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है, तो इसकी वंशागति आप सही से जज कर पा सकते हैं। ऑटोसोम का वंशागति सही से आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उसकी बात नहीं करते हैं। हमारा जो टॉपिक है सेक्स लिंकेज, इसी पर हम बात करेंगे। सेक्स लिंकेज का मतलब क्या है? सेक्स लिंकेज का मतलब देखिए कि वह जीन जो लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। लिंग गुणसूत्र मतलब सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड जीन, तथा इस क्रिया को क्या बोलेंगे? सेक्स लिंकेज। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है और यहाँ लिखना क्या है? सेक्स लिंक्ड जीन, ये वर्ड गलत है। इसके स्थान पर आपको लिखना है, हम इधर लिख देते हैं, सेक्स लिंक्ड जीन। ठीक है, वह जीन जो लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड जीन, लिंग सहलग्न जीन। हिंदी में क्या बोलेंगे? लिंग सहलग्न जीन। और इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्स लिंकेज, यानी लिंग सहलग्नता। ठीक है, याद रखेंगे लिंग सहलग्नता का मतलब क्या है कि वह जीन जो लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होता है उसे लिंग सहलग्न जीन कहा जाता है। और इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स लिंकेज, या हिंदी में बात करें सेक्स यानी लिंग सहलग्नता। ठीक है, अब ये जो लिंग सहलग्नता है ये दो तरह का हो सकता है। ठीक है, एक का नाम है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और दूसरे का नाम होगा नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। पहला का नाम क्या है?
क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस का मतलब समझते हैं, जिक जैक फैशन में, ठीक है। दैट मीन्स कि मेल से फीमेल में कैरेक्टर आएगा, फिर मेल में आएगा। दैट मीन्स कि अपोजिट सेक्स के थ्रू जो है कैरेक्टर का ट्रांसफर होगा, ठीक है। मेल से फीमेल में और फीमेल से मेल में, या फीमेल से मेल में और मेल से फिर फीमेल में आएगा। तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है। और दूसरा पार्ट होता है नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसमें मेल से कैरेक्टर मेल में जाएगा और फिर मेल में जाएगा, फीमेल से फीमेल में और फिर फीमेल में ही जाएगा, ठीक है। तो लिंग संलग्न जीनों की वंशागति कैसे होती है, तो दो प्रकार से होती है। पहला प्रकार का नाम क्या है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और क्रिस क्रॉस का मतलब ही क्या हो गया, जिग जैग फैशन। और जिग जैग का मतलब एक लिंग से दूसरे अपोजिट लिंग वाले सदस्य में जाएगा और फिर दूसरे अपोजिट वाले में जाएगा। दैट मीन्स कि मेल से फीमेल और फीमेल से मेल, ठीक है। यहां पर आप देखिए कि इसमें नर या मादा का लक्षण, किसका लक्षण, नर या मादा का लक्षण। नर से कहाँ आ रहा है, तो देखिए पुत्री या पुत्र में नर वाला लक्षण पुत्री में आएगा और मादा वाला लक्षण कहाँ आएगा, पुत्र में आएगा। तो नर और नर का कैरेक्टर कहाँ आ रहा है, पुत्री में, पुत्री दैट मीन्स कि मादा में आएगा। और इधर लिखा हुआ कि मादा का लक्षण किस में आएगा, पुत्र में। इसका मतलब क्या है कि मादा से नर में आ रहा है, के द्वारा नाती या पोते में। देखिए नर से कैरेक्टर कहाँ आया, पुत्री में। अब पुत्री से फिर कहाँ जाएगा, इसका जो बेटा होगा, इस पुत्री का जो बेटा होगा, यानी इस नर के लिए ये क्या कहलाएगा, नाती, ठीक है। और अगर मादा के रेस्पेक्ट में बात करें तो मादा से कैरेक्टर किस में आया था, पुत्र में। अब पुत्र से किस में जाएगा, पोती में। देख रहे हैं लिखा हुआ है कि इसमें नर या मादा का लक्षण पुत्री या पुत्र के द्वारा नाती या पोती में वंशागत होता है, अपोजिट सेक्स के थ्रू जाएगा, ठीक है। अब ये जो वंशागति है ये दो प्रकार से हो सकता है। आप यहाँ गौर से देखिएगा, पहला है फादर से डॉटर में आ रहा है, दैट मीन्स कि नर से मादा में आ रहा है। और मादा से फिर देखिए ग्रैंडसन लिखा हुआ है। ग्रैंडसन का मतलब यहां पर क्या होगा, यहां होगा नाती, क्या होगा, नाती, ठीक है। अच्छा ग्रैंडसन, देखिए अगर आप इसको ध्यान में रखते हुए बोलिएगा तो गलत है। ग्रैंडसन जो है ये इसका है, फादर का, ठीक है। एक लड़की है, इसका एक पिता, और इस लड़की का एक बेटा भी है, यहाँ ग्रैंडसन है, बेटा भी है। और ये बेटा इस फादर के लिए कौन सा, फादर और इस ग्रैंडसन के बीच में कौन सा संबंध होगा, ऑफ कोर्स नाती का संबंध होगा, ठीक है। यानी ये नाना जी हो गए और ये नाती, ठीक है। तो यहाँ कैरेक्टर का ट्रांसफर जो हो रहा है मेल से फीमेल में और फीमेल से मेल में हो रहा है। इस तरह के इनहेरिटेंस को हम लोग कहते हैं डाइगाइनिक, ठीक है। बीच में आप देखिए कौन है, फीमेल है, दोनों तरफ कौन है, मेल है। इसके बाद अगर अपोजिट हम बात करें, मदर से कैरेक्टर कहाँ जा रहा है, सन में। देखिए मदर से कहाँ जा रहा है, सन में। मदर जो कि मादा है, सन बेटा यानी नर है। और बेटा से फिर कहाँ जा रहा है, ग्रैंड डॉटर में जा रहा है। और ग्रैंड डॉटर का मतलब हो गया पोती में जा रहा है, ठीक है, ठीक है। यानी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या होगा कि लक्षण की वंशागति नर से मादा में और मादा से फिर नर में, या उल्टा बोलिए मादा से नर में और नर से फिर मादा में जाएगा। इस तरह का अगर वंशागति हो रहा है अपोजिट सेक्स के थ्रू तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यहाँ पर सेक्स लिंकेज लिखा हुआ है, सेक्स लिंकेज नहीं होगा, सेक्स लिंक्ड जीन होगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं हम। स्क्रीनशॉट लीजिए तो, और इसको याद भी रखिएगा, ये आगे आपको हेल्प भी करेगा। लिंग सहलग्नता अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। लिंग सहलग्नता का मतलब है कि वह जीन जो लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड जीन। और
इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स लिंकेज। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में हम लोग बात करेंगे नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में। हमने आपको बताया था कि सहलग्न जीन जो है इसकी वंशागति दो रूप में होती है। पहला था क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और दूसरा क्या है, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में हमने देखा कि लक्षणों की वंशागति नर से मादा में और मादा से पुनः नर में हो रहा था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर जो है मेल से मेल में ही आएगा या फीमेल से फीमेल में ही आएगा। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ कि इसमें नर का लक्षण पुत्र के द्वारा पौत्र में, अब पौत्र का मतलब क्या हुआ, पोता, या मादा का लक्षण पुत्री द्वारा नतनी में वंशागत होता है। ठीक है, उसी बात को यहां लिख दिया गया है कि फादर से सन में आएगा और सन से ग्रैंड सन में। ग्रैंड सन का मतलब यहाँ क्या हो गया, पौत्र, यानी जिसको हम लोग पोता कहते हैं, पोता में आएगा। मदर से कैरेक्टर किस में आएगा, डॉटर में, और डॉटर से किस में आएगा, ग्रैंड डॉटर में, और ग्रैंड डॉटर का मतलब यहाँ क्या हो गया, नातिन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इस नाती के लिए, नातिन, इसके लिए ये कौन हुई, नानी जी, ये नानी जी हैं। नानी जी से किस में आया, बेटी में, और बेटी से इनकी जो बेटी है उनमें कैरेक्टर ये डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के वंशागति को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, याद रहेगा। तो सेक्स लिंक्ड जो जीन होंगे वो दो तरह से वंशागत होगा, एक का नाम है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और दूसरे का नाम है नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या होगा, लक्षण नर से मादा में और मादा से नर में, दैट मीन्स कि अपोजिट सेक्स के थ्रू वंशागत होगा। ठीक है, लेकिन नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो इसमें सीधे जाएगा नर से नर में, फिर नर में, मादा से मादा में, फिर मादा में। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, फादर से सन और सन से ग्रैंड सन, या मदर से डॉटर में और डॉटर से ग्रैंड डॉटर में जाएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा लंबा चलेगा, आज कुछ हम लोग सवाल भी करने वाले हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। और अगले स्लाइड में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज। ये जो सेक्स लिंकेज है इसका प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सेक्स लिंकेज जो है, आप देखिए, आप जानते होंगे कि जो सेक्स क्रोमोसोम है वो नर में XY होता है और मादा में XX होता है। अरे हम सही बोल रहे हैं कि गलत, सही बोल रहे हैं। सेक्स क्रोमोसोम नर में कौन होगा, XY, और मादा में XX। हम मानव के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेक्स लिंकेज जो है वो कितने तरह के हो जाएंगे, तीन तरह के, एगो X लिंकेज, एगो Y लिंकेज और एगो XY लिंकेज। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ सेक्स लिंकेज में पहला दिया हुआ है X लिंकेज। क्या है, X लिंकेज। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो संलग्न जीन है वो किस गुणसूत्र पर उपस्थित होगा, X गुणसूत्र पर, इसलिए नाम क्या है, X लिंकेज। ठीक है, यानी X सहलग्नता। लिखा हुआ है कि वह लक्षण जिनका जीन X गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, किस पर उपस्थित होता है, X गुणसूत्र पर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, X सहलग्न जीन, और इस क्रिया को क्या बोलेंगे, X लिंकेज या X सहलग्नता कहा जाता है। कोई दिक्कत, और इसका एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे, हीमोफीलिया, वर्णांधता। ठीक है, संधि विच्छेद कर दीजिए वर्ण अंधता, और संधि कर दीजिए तो वर्णांधता। ठीक है, और तीसरा है ड्रोसोफिला में आंखों का रंग। यहाँ ड्रोसोफिला और में ये दोनों अलग अलग होगा, ड्रोसोफिला में आंखों का रंग होगा, ड्रोसोफिला में आंखों का रंग। ये तीन एग्जाम्पल है, इसमें से दो एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिएगा, एक हीमोफीलिया और एक वर्णांधता। हीमोफीलिया को अंग्रेजी में हीमोफीलिया ही बोलते हैं और वर्णांधता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस।
ठीक है, इस दोनों रोग की वंशागति कैसे होती है ये भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में हीमोफीलिया से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहता है और वर्णांतता से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। इस दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। तो इसमें यहाँ बात किया गया है टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज, और टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज में पहला बात कर रहे हैं हम लोग एक्स लिंकेज, फिर आगे बात करेंगे वाई लिंकेज, और फिर बात करेंगे एक्स वाई लिंकेज। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। एक्स लिंकेज का एग्जाम्पल है हीमोफीलिया, वर्णांतता, ड्रोसोफिला में आंखों का रंग। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, अच्छी बात है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग ये समझने का कोशिश करते हैं हीमोफीलिया जो रोग है इसकी वंशागति कैसे होती है। आप अगर क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखें तो क्वेश्चन बैंक में हीमोफीलिया से रिलेटेड क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा हुआ है, और क्वेश्चन आया हुआ है कि हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ध्यान से देखिएगा वीडियो, ध्यान से लेक्चर सुनिएगा, समझिएगा, और लास्ट में हम आपको बता देंगे कि हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग हीमोफीलिया से रिलेटेड बात करने वाले हैं। हीमोफीलिया का देखिए दूसरा नाम यहां लिखा हुआ है ब्लीडर्स रोग। ब्लीडर्स रोग यानी हिंदी में बात करें, हिंदी में भी इसको ब्लीडर्स रोग ही कहेंगे। ठीक है, और इस रोग को खोजा किसने था? जॉन ऑटो ने। किसने खोजा था? जॉन ऑटो। साइंटिस्ट का नाम क्या है? जॉन ऑटो। और हीमोफीलिया का जो जीन है वो अप्रभावी होता है, साथ ही साथ घातक होता है। कुछ समय पहले भी हमने बात किया था हीमोफीलिया के संदर्भ में, और वहां भी हमने कहा था कि आगे हम लोग बात करेंगे हीमोफीलिया की वंशागति कैसे होती है। ठीक है, जब हम लोग घातक जीन पढ़ रहे थे, याद कीजिए, जब घातक जीन पढ़ रहे थे उस समय में हीमोफीलिया का जिक्र हुआ था। ठीक है, और घातक जीन के वाले लेक्चर में हमने बताया था कि घातक जीन जो है वो प्रभावी भी हो सकता है और अप्रभावी भी हो सकता है। प्रभावी वाला उदाहरण लिया था हमने चूहों में त्वचा का रंग, और अप्रभावी वाले में लिया था हमने हीमोफीलिया। याद कीजिए आप, अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो अभी तो आप इसको देख लीजिए, फिर ये कंप्लीट होने के बाद आप जरूर देख लीजिए घातक जीन, लीथल जीन के नाम से टॉपिक होगा, उस टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा, वहां पर भी हीमोफीलिया का जिक्र हुआ है। ठीक है, अब हीमोफीलिया रोग का दूसरा नाम हमने क्या कहा? ब्लीडर्स डिजीज। ठीक है, और इसको खोजा किसने था? जॉन ऑटो ने। ठीक है, और ये रोग कैसा है? तो अप्रभावी। हीमोफीलिया रोग जो है वो अप्रभावी होगा, साथ ही साथ घातक होगा। यहां ध्यान से देखिए, घातक जीन हम लोग पढ़ चुके हैं। घातक जीन किसको कहते हैं? वह जीन जो होमोजाइगस अवस्था आने पर संतति को मार देती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घातक जीन कहते हैं। मतलब हीमोफीलिया जो रोग है इसमें भी रोगी की मृत्यु हो जाएगी भ्रूणीय अवस्था में, तभी तो लिखा हुआ है घातक रोग। ठीक है, अब देखिए इसकी वंशागति कैसे होती है, इसके लिए हम जीनोटाइप ले रहे हैं। यहां देखिए XHX लिखा हुआ है। यहां जो H है, H का मतलब क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, ठीक है, ये याद रखिएगा, H का मतलब क्या है? हीमोफीलिया। XHX आप जानते हैं XX किस में होता है? मादा में। तो ये इस जीनोटाइप वाली जो मादा होगी वो वाहक होगी। कौन होगी? वाहक। ठीक है, अगर XHXH लिख रहे हैं इसका मतलब है कि वो मादा ही होगी और रोगी होगी, रोगी मादा। अच्छा, अगर आप रोगी मादा को खोजने के लिए जाइएगा तो ये मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसका भ्रूणीय अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है। क्यों सर? क्योंकि ये घातक जीन है, घातक जीन के द्वारा कंट्रोल हो रहा है हीमोफीलिया, और घातक जीन का मतलब ही है कि होमोजाइगस अवस्था आने पर संतति को मार देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये होमोजाइगस अवस्था में है। ठीक है, ऊपर में आप देखिए तो यहाँ हेट्रोजाइगस अवस्था में है, XHX लिखा है हमने, ये हेट्रोजाइगस अवस्था में, और हेट्रोजाइगस अवस्था में है
तो जो मादा होगी वो सामान्य होगी, ठीक है, यानी ये रोगों को केवल और केवल अगले पीढ़ी में ट्रांसफर करेगी, लेकिन इसको रोग नहीं होगा। जो रोगी महिला होगी उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है भ्रूणीय अवस्था में। चलिए सर आगे हम बात करते हैं XHY। यहाँ XY है और XY जीनोटाइप किसका होता है, मेल का होता है। XY गुणसूत्र किस में मिलता है, मेल में। तो XHY लिखा हुआ है तो ये रोगी नर होगा। कैसा होगा, रोगी नर। आपके मन में आ रहा होगा सर जी अगर XH और YH रहे तब, बुआ रे ये कभी होगा ही नहीं, क्योंकि हीमोफीलिया जो है वो Y गुणसूत्र पर उपस्थित हो ही नहीं सकता है। पहले ही हमने बता दिया है कि हीमोफीलिया X लिंकेज का उदाहरण है, यानी हीमोफीलिया का जो जीन होगा वो X गुणसूत्र पर ही होगा, यहाँ Y गुणसूत्र पर उपस्थित हो ही नहीं सकता है, इसीलिए ये जीनोटाइप कभी भी नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत? चलिए तो हम लोग आगे बात करेंगे इसकी वंशागति कैसे हो रही है। कुछ हम लोग सवाल भी करेंगे, हमने आपको पहले ही कहा था, लेकिन उससे पहले आप स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लें ताकि आपके लिए ठीक रहे। स्क्रीनशॉट लीजिए तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ हमने पढ़ा क्या, यहाँ हमने पढ़ा कि हीमोफीलिया जो है वो X संलग्न अप्रभावी रोग है, साथ ही साथ घातक रोग है, ठीक है। इसके लिए हमने 3 जीनोटाइप लिखा है। XHX जो वाहक मादा होगी, XH जो है रोगी मादा होगी जिसका भ्रूणीय अवस्था में मृत्यु हो जाता है, और XHY ये रोगी नर होगा। यहाँ तक तो बात हो चुका है। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहते हैं। चलिए आगे क्लियर हो जाएगा हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर हीमोफीलिया का प्रकार दिया हुआ है, हीमोफीलिया कितने प्रकार के होते हैं वो दिया हुआ है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि हीमोफीलिया से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इसलिए ध्यान पूर्वक देखिए, इसको समझने का कोशिश कीजिए। हीमोफीलिया कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। हीमोफीलिया कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। याद रहेगा, बहुत आसान नाम है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। ये 3 तरह के होते हैं हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया ए जो है इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर यानी रक्त जामन कारक, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब क्या हुआ, रक्त जामन कारक, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, ये 8 लिखा हुआ है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, जिसका नाम क्या है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। क्या नाम है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ये अनुपस्थित होता है। याद रखेंगे हीमोफीलिया 3 तरह का है, हीमोफीलिया ए, बी और सी। हीमोफीलिया ए में रक्त जामन कारक 8 अनुपस्थित होता है। अगर आप इसका नाम याद रखें तो बेहतर है, नहीं याद रख सकते हैं तो कोई बात नहीं। वैसे हमने बता दिया कि रक्त जामन कारक 8 जो है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो है, इसका नाम क्या है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। क्या नाम है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक है, ये अनुपस्थित होगा। और हीमोफीलिया बी की अगर हम बात करें तो इसमें रक्त जामन कारक 9 एब्सेंट होता है। रक्त जामन कारक कौन सा एब्सेंट होता है, 9। और इस 9 का नाम क्या है, क्रिसमस फैक्टर। क्या नाम है, क्रिसमस फैक्टर। याद रखना पड़ेगा, हीमोफीलिया ए में रक्त जामन कारक 8 अनुपस्थित था, जिसका नाम क्या है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। और हीमोफीलिया बी में रक्त जामन कारक 9 एब्सेंट होता है, जिसका नाम क्या है, क्रिसमस फैक्टर, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। जल्दी जल्दी थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा लंबा चलेगा, क्योंकि लास्ट में हमको सवाल भी कुछ करना है हीमोफीलिया से रिलेटेड। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका एक टाइप अभी और बचा हुआ है, ले लिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगले स्लाइड में हीमोफीलिया सी का जिक्र किया हुआ है। हमने आपको बताया था ना कि हीमोफीलिया 3 तरह का होता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए में क्या था, रक्त जामन कारक 8 एब्सेंट था। रक्त जामन कारक 8 का वैज्ञानिक नाम क्या है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। और हीमोफीलिया बी में कौन एब्सेंट था, रक्त जामन कारक 9, जिसका नाम क्या है, क्रिसमस फैक्टर, याद रहेगा। अब हीमोफीलिया सी का जिक्र किया हुआ है। हीमोफीलिया सी जो है इसमें रक्त जामन कारक 11 वो एब्सेंट होता है, जिसका नाम क्या है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। ये नाम याद रखना पड़ेगा सर, अगर नहीं याद रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इतना याद रखिए कि रक्त जामन कारक 11 एब्सेंट होता है, किसमें, हीमोफीलिया सी में। रक्त जामन कारक 9 एब्सेंट होता है, किसमें, हीमोफीलिया बी में। और रक्त जामन कारक 8 एब्सेंट होता है, किसमें, हीमोफीलिया ए में। ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। हीमोफीलिया कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए में रक्त जामन कारक 8 एब्सेंट था, हीमोफीलिया बी में रक्त जामन कारक 9 एब्सेंट और हीमोफीलिया सी में रक्त जामन कारक 11 एब्सेंट। कोई दिक्कत, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं और अगले स्लाइड में आपको हम बता देंगे कि हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहते हैं। देखिए इसी का उत्तर दिया हुआ होगा अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में आप अगर देखें तो लिखा हुआ है कि हीमोफिलिक रोगी में, हीमोफिलिक रोगी मतलब जिसको हीमोफीलिया का रोग है। ठीक है, अच्छा ये हीमोफीलिया रोग होगा किसमें, नर में होगा कि मादा में, केवल और केवल नर में होगा। बताइएगा मत किसी को, ये मादा में होगा ही नहीं। मादा इस रोग की वाहक होगी, रोगी नहीं हो सकती है, क्योंकि रोगी मादा का तो भ्रूणीय अवस्था में मृत्यु हो जाती है। तो रोगी इसमें कौन होगा, केवल और केवल नर होगा। ठीक है, तो हीमोफिलिक रोगी में रक्त जामन कारक, रक्त जामन कारक मतलब रक्त को जमाने वाला कारक। एक्चुअल क्या है कि आपने देखा होगा कि जब भी आपको कहीं पर कट लग जाता है तो कुछ समय तक रक्त निकलता है और इसके बाद रक्त निकलना बंद हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं क्लॉटिंग या ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, रक्त का जमना। और रक्त को जमाने के लिए जो है कई तरह के कारक की आवश्यकता पड़ती है। टोटल 13 कारक है। ठीक है, इस 13 कारक में से हीमोफीलिया ए में रक्त जामन कारक 8 एब्सेंट होता है, हीमोफीलिया बी में 9 एब्सेंट होता है और हीमोफीलिया सी में 11 एब्सेंट होता है। ठीक, इसलिए लिखा हुआ है कि हीमोफिलिक रोगी में रक्त जामन कारक अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। अतः छोटे कट लग जाने पर, यानी अगर आप हीमोफिलिक रोगी हैं और आपके शरीर में कहीं पर कट लग जाता है तो जल्दी रक्त जमेगा नहीं, और यदि जल्दी जमा नहीं इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस कर जाएगा। और उचित समय पर यदि देखभाल नहीं किया जाए तो ब्लड के कमी के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि अतः छोटे कट लग जाने पर भी रक्त जमता नहीं है। उचित समय पर देखभाल नहीं किया जाए तो रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, पेज को सेट करने में दिक्कत हो गया। रोगी की मृत्यु, मृत्यु मृत्यु तक हो सकती है। अतः हीमोफीलिया को ब्लीडर्स, ये देखिए फिर यहाँ पेज सेटिंग करने में दिक्कत हो गया है, हम इधर लिख देते हैं ब्लीडर्स रोग कहा जाता है, कहा जाता है। कोई दिक्कत, आपसे पूछा जाएगा कि हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहा जाता है, तो आप लिखेंगे कि हीमोफीलिया एक एक्स संलग्न
अप्रभावी तथा घातक रोग है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एक्स संलग्न, घातक और अप्रभावी ये तीनों शब्द नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका उत्तर कंप्लीट नहीं है। ये तीनों वर्ड आना चाहिए। ये तीनों वर्ड अगर लिख दिए, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये वाला भाषा लिखना है। ठीक है, आपको लिखना क्या है कि हीमोफीलिया एक एक्स संलग्न, अप्रभावी तथा घातक रोग है। इस रोग में रोगी के शरीर में कहीं कट लग जाता है तो जल्दी रक्त जमता नहीं है, क्योंकि इसमें रक्त जामन कारक अनुपस्थित होता है। फिर लिखेंगे रक्त जामन की अनुपस्थिति के कारण रक्त जमता नहीं है और शरीर से अधिक मात्रा में रक्त बाहर निकल जाता है। उचित समय पर अगर रोगी की देखभाल न की जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अतः हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग कहा जाता है। इतना बात आपको लिखना है। कोई दिक्कत? तो हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा। हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहा जाता है? उत्तर में लिखेंगे कि हीमोफीलिया एक एक्स संलग्न, अप्रभावी तथा घातक रोग है। इस रोग के व्यक्ति में रक्त जामन कारक अनुपस्थित होता है। फिर लिखेंगे रक्त जामन कारक की अनुपस्थिति के कारण रोगी के शरीर में यदि कट लग जाता है तो जल्दी रक्त जमता नहीं है और अधिक मात्रा में रक्त की कमी हो जाती है, यह बाहर निकल जाता है। उचित समय पर देखभाल नहीं की जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अतः हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग कहा जाता है। कोई दिक्कत? इतना आपको लिखना है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, मृत्यु तक हो सकती है, अतः हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग कहा जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी। अब हम लोग कुछ इस पर आधारित प्रश्न करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, वर्णांधता के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और यदि पुराने हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। यदि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इसको, ताकि लोग हमें भी जान पाए और लोग के लिए हम भी कुछ बेहतर कर सके। हमारा बस एक ही काम है, हम बस एक ही बात सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लेक्चर पहुँचे, ताकि उनके लिए भी बायोलॉजी अब आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए, हीमोफीलिया तो हम लोगों ने पढ़ लिया, याद है? हीमोफीलिया कौन सा रोग है? एक्स संलग्न, अप्रभावी तथा घातक रोग है। कोई दिक्कत? ये हीमोफीलिया में होता क्या है? तो रक्त जामन कारक अनुपस्थित होता है। इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा कि अगर कट लग गया, अगर शरीर में कट लग गया तो जल्दी रक्त जमेगा नहीं, और रक्त जल्दी जमेगा नहीं, इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ब्लड निकल जाएगा बाहर, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ब्लड अगर बाहर निकल गया, इसका मतलब हो गया कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। कोई दिक्कत? अब हम इसकी वंशागति कैसे होती है, इस पर आधारित कुछ हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, अगर हम 12वीं की बात करें तो 12वीं में इसके वंशागति से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी इसे समझना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, जैसे आप यहाँ देखें, लिखा है कि यदि नर हीमोफिलिक है और मादा सामान्य है तो इनके संतान किस प्रकार के होंगे? कोई ऐसे हैं जो बना सकते हैं? इस सवाल को कोई सॉल्व कर सकते हैं? सर जी पहले एगो आप बता दीजिए, इसके बाद हम तो बना ही देंगे। सर आप हमको कमजोर समझते हैं, यही बात आप सोच रहे हैं क्या? चलिए हम एक बार बता देते हैं, इसके बाद दूसरा सवाल आप कीजिएगा। ठीक है, मंजूर है ना? इधर देखिए, यहाँ क्या है? नर हीमोफिलिक है, यानी क्वेश्चन में क्या रहा है कि मेल कैसा है? हीमोफिलिक है। तो हम लिख लेते हैं मेल हीमोफिलिक, मेल हीमोफिलिक। और इसका शादी जिस मादा से हो रहा है वो मादा कैसी है? तो सामान्य,
ये हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फीमेल जो है, फीमेल वो कैसी है, नॉर्मल, यही तो है। अब इसका जीनोटाइप बताइए तो, मेल अगर हीमोफिलिक है यानी नर जो है इसको हीमोफीलिया रोग है, और हीमोफीलिया रोग अगर है इसका मतलब इसका जीनोटाइप क्या होगा, XHY। और इसकी जो पत्नी है ये नॉर्मल है, इसका जीनोटाइप क्या होगा, XX। ठीक है। अब देखिए इसमें गैमेट्स बनेंगे दो तरह के, एक बनेगा Y और एक बनेगा XH। कोई दिक्कत? और इसकी जो पत्नी है ये तो XX ना है, होमोजाइगस कंडीशन में है, इसलिए एक ही तरह का गैमेट बनेगा X। ठीक है। अब हम इसको क्रॉस करा लेते हैं। क्रॉस अगर कराएंगे, हमको क्रॉस कराना चेकर बोर्ड से ही अच्छा लगता है, इसलिए हम चेकर बोर्ड ही बना देते हैं। आप अगर चाहें तो इसको फोर्क लाइन से भी कर सकते हैं, लाइन खींच के भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा देखने में सही नहीं लगता है, इसलिए हम इसको चेकर बोर्ड के माध्यम से ही बना देते हैं। देखिए मेल में दो तरह का गैमेट है, XH और Y। फीमेल में एक ही तरह का है, X, यही तो है। अब देखिए इसको क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, XHX, और इसको क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, XY। यानी ये जो मादा होगी, XX लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मादा होगी, लेकिन ये कैसा मादा होगी, आप इसका जीनोटाइप अगर देखिए तो जीनोटाइप है XHX, यानी ये वाहक मादा होगी। कैसा होगी, वाहक मादा। ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये नर है, लेकिन नर कैसा, तो सामान्य, मतलब इसमें किसी तरह का रोग नहीं है। हीमोफीलिया रोग की बात कर रहे हैं, हीमोफीलिया रोग नहीं है। ठीक है। मतलब इसका दो संतान होगा, एक तो वाहक मादा होगी और नर जो है वो कैसा होगा, सामान्य। तो हम लिख देते हैं मादा कैसी होगी, मादा, यानी इस पति पत्नी के द्वारा जो बच्चे होंगे उस बच्चे में जो फीमेल चाइल्ड होगी वो कैसी होगी, वाहक मादा होगी। ठीक है। सर जी क्या इस वाहक मादा में लक्षण शो होगा, जी नहीं, लक्षण शो नहीं होगा, लेकिन वाहक इसको हम क्यों बोले हैं, क्योंकि आप देखिए ये XH इसके पास है, अगले पीढ़ी में ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, इसलिए हम इसको वाहक बोल रहे हैं। और नर जो है वो नर कैसा बनेगा, सामान्य बनेगा। यही रहा इसका उत्तर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ये तो पहला सवाल था, अभी दो सवाल और हमें करना है। बहुत आसान सवाल है। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन में है कि यदि नर सामान्य है, यानी नर को हीमोफीलिया रोग नहीं है, और मादा कैसी है, वाहक, तो इसके बच्चे कैसे होंगे। बहुत आसान है, हम बनाइए आप बनाइएगा। सर आप ही बनाना दीजिए, हमसे काहे के लिए काम करवाते हैं, हम ही बना दें, या आप कोशिश कीजिएगा। चलिए अभी हम बना देते हैं, लेकिन जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन हम नहीं बनाएंगे, उस दिन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है। आपको क्या लगता है कि केवल हम यहाँ पढ़ाएंगे, जी नहीं, ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। अगर ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है तो ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। तो टेस्ट के लिए आप अपना कमर कस लीजिए। कमर कसने का मतलब क्या है, तैयारी कर लीजिए। ठीक है। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, नर कैसा है, सामान्य है, यानी मेल जो है वो नॉर्मल है, मेल को हीमोफीलिया रोग नहीं है। और इस मेल का शादी जिस महिला से हो रहा है वो महिला कैसी है, फीमेल कैसी है, कैरियर। वहां के लिखा हुआ है ना, इसी को अंग्रेजी में हमने लिख दिया कैरियर। अब देखिए इसका जीनोटाइप क्या लिखेंगे, XY, और इसका क्या लिखेंगे, XHX। अब इसमें गैमेट्स दो तरह के बनेंगे, एक तो बनेगा Y और दूसरा बनेगा X।
इसमें भी दो तरह का गैमेट्स बनेगा। आप कहिएगा सर जी पीछे तो एक ही तरह का बनाए थे, तो पीछे जो सवाल था उसमें मादा सामान्य थी, जिस कारण से उसका जीनोटाइप क्या था, XX। यहाँ पर देखिए जीनोटाइप क्या है, XHX है, यानी ये XH अलग है और दूसरा X है, केवल दो भिन्न भिन्न तरह का एलील है, इसलिए हेट्रोजाइगस अवस्था इसको हम लोग बोलेंगे। और हेट्रोजाइगस अवस्था में है तो दो तरह का बनेगा, XH और X। अब इसको हम अगर क्रॉस करा के देखें तो क्या बनेगा, आपको पता ही चल गया होगा, फिर भी हम बना देते हैं। जिनको पता नहीं चल पाया वो इधर देखिए, और जिनको पता चल गया वो भी इधर ध्यान से देखिए। मेल में गैमेट क्या बना है बताइए तो, X और Y, बोलो भाई। और फीमेल में क्या बना है, XHX, यही तो बना है ना। अब क्रॉस कराइए, XHX, ये बनेगा क्या, XY, ये क्या बना, XX, और ये क्या बनेगा, XY। सॉरी गलती हमने लिख दिया था, XH, उसको सही कर देते हैं। यहाँ क्या होगा, XHY होगा, इधर से ना क्रॉस कराए हैं तो XHY होगा, ठीक है। अब देखो ये तो मादा होगी ना, और ये मादा कैसी है, सामान्य है या वाहक है या रोगी, तो ये जो मादा होगी ये वाहक होगी। तो मादा के बारे में हम लिख देते हैं, मादा कैसी होगी, मादा कैसी होगी, देखो भाई कैसी होगी, मादा जो है इसको अगर देखें तो ये वाहक है, और वाहक की संख्या 1, और इसको अगर हम देखें तो ये सामान्य है, ठीक है, इसको रोग नहीं है, सामान्य, इसकी संख्या भी कितनी है, 1। अगर हम नर की बात करें तो नर में भी आप देखिए दो तरह का नर है, एक तो रोगी नर है, ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला ये वाला, ये रोगी नर है, संख्या इसकी 1। और यदि हम नीचे वाले की बात करें तो ये सामान्य है, इसको रोग नहीं है, इसकी भी संख्या 1 हुआ, ठीक है। इस तरह से इसकी वंशागति होती है। इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अब ज्यादा नहीं बात करना, अंतिम क्वेश्चन और बात करना है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब आपका आज का जो लेक्चर है वो समाप्त ही होने वाला है, लेकिन एक क्वेश्चन अभी और करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं अंतिम स्लाइड की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, इसको आप भी बनाने का कोशिश कीजिए, हम तो बना ही देंगे, आप भी बनाने का कोशिश कीजिए। प्रश्न है कि रोगी के नर जो है वो कैसा है, रोगी, और मादा कैसी है, वाहक है, तो इसके बच्चे कैसे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ आदमी कह रहे होंगे कि सर जी अभी हमसे काहे पूछते हैं, मेरा थोड़े ना शादी हुआ है, जिसकी पत्नी है वो जाने। अरे भाई अभी हमको संबंध स्थापित नहीं करना है, क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन। इधर देखिए, रोगी नर कह रहा है, यानी मेल कैसा है, डिडीज वाला है, मेल जो है वो हीमोफिलिक है, हीमोफिलिक है, और इसकी जो श्रीमती है वो कैसी है, वाहक है, फीमेल कैरियर है, ठीक है। अब इसका जीनोटाइप क्या होगा जल्दी से बताइए तो, हीमोफिलिक मेल है तो इसका जीनोटाइप होगा XHY, और पत्नी कैसी है, कैरियर है, इसका मतलब XHX होगा, ठीक है। अब इसमें गैमेट्स कितने प्रकार के बनेंगे, नर में 2 प्रकार के बनेंगे, एक बनेगा XH, एक बनेगा Y, और फीमेल में भी बनेगा 2 तरह का,
एक बनेगा एक्स और एक बनेगा एक्स एच। बोलो भाई, यही तो बनेगा। अब इसको क्रॉस करा लीजिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। आप तो कराइएगा नहीं, हम ही करा देते हैं। देखिए इधर, आप तो सोच रहे होंगे सर जी बाप रे बाल, आप तो बहुत होशियार हैं, तुरंत बना देते हैं। बुआ रे, आप भी जल्दी जल्दी बना सकते हैं यदि ध्यान से समझिएगा तो। मेल में देखो तो जीनोटाइप क्या है। अब हम थोड़ा सा पेन चेंज कर देते हैं। मेल में देखिए एक्स एच वाई है, और फीमेल में देखो एक्स एच एक्स है ना। इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स एच एक्स एच। ध्यान से देखिए, इससे पहले ये वाला नहीं बना था, यहीं पर बना है। और इधर क्या बनेगा, एक्स एच वाई। यहां क्या बनेगा, एक्स एच एक्स। और यहां क्या बनेगा, एक्स वाई। ठीक है। अब नर की बात करो, नर कैसा होगा। नर यहां बना है नर, यही तो नर है। नर में देखिए एक रोगी होगा, रोगी एक, और एक जो है सामान्य है, यानी इसको रोग नहीं है। मादा की बात करो, मादा कैसी है, तो एक मादा तो वाहक होगी, वाहक। और एक मादा जो है वो रोगी होगी। और ये जो रोगी मादा है, इसका भ्रूणीय अवस्था में ही क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। ठीक है। ये एक्स एच वाला जो मादा होगी, ये कभी भी पॉपुलेशन में दिखाई नहीं पड़ सकती है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे वर्णांधता क्या होता है। आज हमने बात किया हीमोफीलिया क्या होता है, अगले लेक्चर में बात करेंगे वर्णांधता क्या होता है, फिर बात करेंगे वाई लिंकेज क्या होता है, और लास्ट में बात करेंगे एक्स वाई लिंकेज क्या होता है। ठीक है। तब जाके लिंग संलग्नता पूरा समाप्त हो जाएगा और संलग्नता टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, आपको ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग बायोलॉजी का जो ज्ञान है वो समझ सकें। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। और अंत में जय हिंद।